नमस्कार, मिड के बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो में मैं हूं सुमित। और भारतीय बाजार जो कि एक बड़ी तेजी के बाद स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में आ जाते हुए दिखाई पड़े हैं। थोड़ी सी बिकवाली जरूर आई है बाजारों के अंदर, 15 के नीचे, लेकिन निफ्टी कामकाज कर रहा है 8500 के ऊपर अभी भी होल्ड कर रहा है। सेंसेक्स भी मोर और लेस फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे कामकाज कर रहा है। बैंकिंग इंडेक्स करीब 1/4% नीचे है, लेकिन हाँ, आज मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी ज्यादा बिकवाली देखने को मिली है, करीब 0.5% नीचे ये दोनों इंडेक्सेस कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों 0.5% नीचे कामकाज कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है, कैबिनेट की जो हिस्सा बिक्री है उनको मंजूरी दे दी है। एनबीसीसी के स्टेक सेल को मंजूरी दी है और साथ साथ आईटीआई में, जहां पर रिवाइवल प्लान जो है आईटीआई का कंपनी के को बेहतर करने के लिए, ग्रोथ पे वापस लाने के लिए, उसको भी मंजूरी दी गई है। एनबीसीसी में एक रिएक्शन है क्योंकि लगातार तेजी देखी जा चुकी है, तो एक बड़ी तेजी के बाद अब कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ रही है। और आईटीआई जो एक पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है, करीब 13% ऊपर आईटीआई का शेयर कामकाज कर रहा है। एसेट बिक्री को मंजूरी दी गई है, तो एक अच्छी खबर आईटीआई के लिए और एनबीसीसी में भी, जहां पर खबर के बाद एक रिएक्शन थोड़ा नेगेटिव साइड पर आ रहा है। अटकलें लगाई जाए तो सुबह की शायद 15% स्टेक सेल एनबीसीसी में हो सकता है। अगर 15% एनबीसीसी का स्टेक सेल होता है तो करीब 2200 करोड़ रुपए यहां पर मिलने की उम्मीद है सरकार को। और उसके अलावा अगर 10% के आसपास स्टेक सेल होता है, करीब 1400 करोड़ रुपए के आसपास सरकार को मिल सकता है। तो एनबीसीसी और आईटीआई दोनों के लिए एक अहम खबर है। और इस साथ अपडेट भी है कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जहां पर ये सभी चीजें डिस्क्लोज होते हुए दिखाई पड़ेंगी। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से अब तक खबर आ रही है वो ये कि कैबिनेट ने एसेट बिक्री को मंजूरी दे दी है आईटीआई के लिए, जिसका रिएक्शन है 13% ऊपर कामकाज कर रहा है। और दूसरा, एनबीसीसी में स्टेक सेल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 90% का स्टेक गवर्नमेंट का फिलहाल है एनबीसीसी के अंदर। आईटीआई आपके सामने है, 13% ऊपर कामकाज कर रहा है, रादर 32.50 के स्तरों पर रहा। इसके साथ एक बारी कोरिलेट करिए एचएमटी और एमटीएनएल को भी, क्योंकि आमतौर पर जब भी आईटीआई के अंदर कुछ बाइंग आते हुए दिखाई पड़ती है, यूजुअली एचएमटी और एमटीएनएल भी काफी हद तक पार्टिसिपेट करते हैं। आपके सामने है एचएमटी में एक स्पाइक 5% ऊपर कामकाज कर रहा है, 44.60 के स्तरों पर, दिन के ऊपरी स्तरों पर एचएमटी भी कामकाज करते हैं। और साथ साथ एमटीएनएल ये भी एक बाइंग में करीब 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है, 22.76 रुपए के स्तरों पर। तो खबर आईटीआई के संदर्भ में आई है, जिसके रिवाइवल को लेकर खबरें हैं। और दोनों ही शेयरों में, साथ साथ एमटीएनएल और एचएमटी, इन दोनों में भी एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों पर दोनों ही शेयर कामकाज करते हुए, रादर इन तीनों शेयरों में एक अच्छी बाइंग है। और ऑन द कॉन्ट्ररी एनबीसीसी, जहां पर स्टेक सेल की बातचीत के बाद बिकवाली और दिन के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहा है, करीब 5% गिरावट है, 245.50 के स्तरों पर एनबीसीसी का शेयर कामकाज करते हुए। तो डे लो पर एनबीसीसी फिलहाल कामकाज कर रहा है। कुछ दिन पहले हमने मैनेजमेंट से बातचीत की थी उनके प्रोजेक्ट्स को लेकर। एक अच्छे प्रोजेक्ट्स पे कंपनी कामकाज कर रही है। साउंड 32,000 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है, अच्छे मार्जिन हैं। रिसेंटली कंपनी ने करार भी किया है हंगरी की कंपनी के साथ, और उसके बाद से कुछ मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। जोरदार तेजी पिछले 3 से 4 दिनों में देखने को मिली, और आज करीब 5% गिरावट देखने को मिल रही है। सुमित बागड़िया हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, आईटीआई जिस तरह की तेजी इसमें आई है, और साथ साथ एनबीसीसी जिस तरह की बिकवाली देखने को मिल रही है, दोनों पर आपकी राय? हाय, गुड आफ्टरनून। वेल, आईटीआई के अंदर एक यस एब्सोल्युटली एक ब्रेकआउट देखने को मिल गया वॉल्यूम के साथ। स्टॉक में अच्छा मूव भी हमको देखने को मिला है आज। शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्टॉक ऊपर में 35 रुपए से 37 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। अभी 32 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। किसी ने अगर लॉन्ग किया तो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ट्रेलिंग एसएल का यूज करें, 31 रुपए का ट्रेलिंग एसएल लगाना होगा 35 रुपए के टारगेट के लिए। और जहां तक आपका दूसरा प्रश्न था एनबीसीसी के ऊपर, आई थिंक स्टॉक ने ऑलरेडी मूव दिया हुआ है, और आज हमको एक करेक्शन थोड़ा सा ऊपरी लेवल से देखने को मिल रहा है। बट अभी भी स्टॉक का स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ है। अगर ये 230 के नीचे क्लोजिंग दे देगा तो ये स्टॉक का स्ट्रक्चर खराब होगा, जिसके अंदर स्टॉक 205 रुपए के लेवल तक आ सकता है। जब तक ये 230 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह नहीं रहेगी प्रेजेंट लेवल्स पे। जी, तो आपको राय दी जा चुकी है आईटीआई के संदर्भ में भी, और साथ साथ एनबीसीसी के संदर्भ में भी। एक रादर बाइंग जो बाकी शेयर्स हैं इससे रिलेटेड, उनमें भी कुछ एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चाहे आप एमटीएल को देख लें या फिर आप एचएमटी को देख लें, दोनों में ही कुछ एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। श्योर। जी, इनफैक्ट सुमित, आज के पहले कॉलर की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ एसएमएस के द्वारा आदेश कुमार ने दिल्ली से मैसेज भेजा है। इनफैक्ट रिलायंस कैपिटल पर उनका सवाल है। 70 ऑड शेयर सुमित उनके पास में है, 955 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। रिलायंस कैपिटल टेक्निकल पर्सपेक्टिव में कितना बेटर बैठे है, और यहां से लेकर कौन कौन से लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड दिखा सकते हैं सुमित? आई थिंक इन्होंने कोई बहुत ही ऊपरी लेवल पे स्टॉक लेके रखा हुआ है शायद। अभी ऑलरेडी स्टॉक में बहुत करेक्शन हमको देखने को मिला, और पिछले कई समय से स्टॉक के अंदर एक ऊपरी मूव देखने को मिल रहा है। अब जब तक ये स्टॉक नीचे के अंदर
380 का लेवल ब्रेक नहीं कर देता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तब तक एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। ऊपर में इमीडिएटली 425 का लेवल ब्रेक करेगा तो हमको 480 से 500 तक के मूव देखने को मिल सकता है। इनका भाव बहुत ऊपर का है, तो इनको एक सलाह ये रहेगी कि ये थोड़ा सा एवरेज करके अपनी ऊपर की कॉस्टिंग को नीचे लाने की कोशिश करें। अभी फ्रेश बाय भी कर सकते हैं 380 के स्टॉप लॉस से, 450 से 480 के आसपास जो भी फ्रेश बाय करेंगे उसको बुक कर सकते हैं। इस तरह से इनको 2-3 बार ट्रेड करना होगा ताकि इनकी एवरेज नीचे आए। जी, आपको राय दी जा चुकी है। दोनों ही शेयरों को लेकर रिलायंस कैपिटल फिलहाल बने रहने की राय दी गई है। एक भाई 2 शेयरों में नजर डालते हैं, फिर अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। एक है एमटेक ऑटो, एक बाइंग आई और एमटीएनएल, जिस पे हम बातचीत कर भी रहे थे। थोड़ी तेजी एमटीएनएल के अंदर और बढ़ी है और वो दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास आ चुका है, जोरदार उछाल के साथ कामकाज कर रहा है। करीब 1.25% के आसपास की बढ़त अभी आई है और डे हाई पर एमटीएनएल है। और एमटेक ऑटो लाल निशान में भले ही ये शेयर, लेकिन लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़े। दोनों शेयरों में का एक स्पाइक आया है, आप नजर रख सकते हैं। योगेश सिंह का सवाल लेते हैं, इलाहाबाद से मौजूद है हमारे साथ। सिंह साहब नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सिंह साहब, क्या सवाल आपका, पूछिए। सर मेरे पास टाटा स्टील है, ओके, 200 शेयर जी, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ क्या करूँ। किस भाव पे खरीदारी आपकी? 340 पर। सुमित, सवाल इनका टाटा स्टील पर है। 340 पे खरीदारी, 200 शेयर है, मुनाफे में है, करीब 14 रुपए का मुनाफा है, लेकिन बहुत बड़े रनअप के बाद मेटल में अभी भी इतना ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाया है। आपकी राय कहती है? आई थिंक एक बार वेट करना चाहिए, क्योंकि आज हमने टाटा स्टील में ब्रेकआउट देखा है और मेटल्स के सभी स्टॉक में हम चाल देख रहे हैं। हमें आने वाला समय ऐसा लग रहा है कि मेटल्स के अंदर एक अच्छी तेजी देगा। टाटा स्टील में तेजी देखने को मिली नहीं, बिकॉज इसमें कुछ नेगेटिव न्यूज चल रही थी, उसके चलते स्टॉक ने दबाव दिखाया था। बट अब ये स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आज ये 355 के आसपास ट्रेड, 54 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, स्पॉट लेवल से। हो सकता है इमीडिएटली हमको ये स्टॉक बहुत ही जल्दी शॉर्ट टर्म में 365 से 380 के लेवल दिखाए। आई थिंक एक बार होल्ड करके चले, जब तक अब ये दोबारा 345 के नीचे नहीं जाता है तब तक एक बार पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 380 तक इनको मेरे ख्याल से देखने मिलेगा शॉर्ट टर्म में, वहां प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। श्योर, होल्ड ऑन टू टाटा स्टील, ऐसा सुमित बगड़े की राय है। इनफैक्ट अगले कॉलर है हमारे साथ मिस्टर सिंह फ्रॉम हरिद्वार। नमस्कार सिंह साहब, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हेलो जी बिल्कुल, ऑल वेल आउट, हाउ अबाउट यू, एंड आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। सर मेरे पास कोल इंडिया है और 700 शेयर हैं और रेट बाइंग प्राइस क्या है आपका? हेलो जी, आपका बाइंग प्राइस क्या है कोल इंडिया में? मेरा सर अभी क्या रेट चल रहा है? मेरा 320 था सर, 320, 700 शेयर हैं। श्योर जी बिल्कुल, आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट सुमित 320 ऑड लेवल्स पर उन्होंने कोल इंडिया के शेयर्स बाय किए हुए हैं। विद ऑल द न्यूज अराउंड बायबैक प्लान्स एज वेल एज दिस इन्वेस्टमेंट गोइंग थ्रू, कोल इंडिया आपको कैसा लगता है टेक्निकली, कितना साउंड और कितना अच्छा परफॉर्म करेगा गोइंग फॉरवर्ड? देखिए मनोज, स्टॉक का एक बेस तो बन चुका है। स्टॉक ने जो एक मंदी दिखा रखी है ऊपर में 450 लेवल से, वो मंदी का एक बेस तो बन चुका है। अब इसमें बारी है तेजी आने की। तेजी आने के लिए स्टॉक को सबसे पहला इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है 335 340 लेवल्स के आसपास, जहां पे इसने मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस किए हुए हैं। एक बार अगर वो लेवल ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक में तेजी चालू होगी, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 400 425 तक के लेवल्स दिखाएगा। नीचे में जब तक अब ये स्टॉक 300 या 290 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक ये स्टॉक के ऊपर होल्ड करने की सलाह रहेगी और फ्रेश लॉन्ग भी किया जा सकता है। और 335 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा तो इसमें कन्विक्शन आ जाएगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 360 380 लेवल्स इमीडिएटली। सो आई थिंक होल्ड करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म में इनको 3 से 4 महीने का नजरिए में एक अच्छा प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी है। जी, इनफैक्ट इस समय की सबसे बड़ी खबर जो है उस पर ही हम बातचीत लगातार कर रहे हैं, वो है एनबीसीसी में स्टेक सेल, आईटीआई के रिवाइवल को मंजूरी और उसके अलावा आर्थिक सचिवों के साथ एफएम की बैठक ये भी जारी है। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद भी हैं बातचीत करने के लिए इस पूरी खबर पे। आलोक, एनबीसीसी में 15% स्टेक सेल की बिक्री को मंजूरी, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और रादर आईटीआई के रिवाइवल को लेकर भी मंजूरी है। पहले तो इस पर बातचीत करते हैं, फिर आपसे एक और अपडेट भी लेंगे। देखिए, इससे पहले मैं आपको अपडेट दूं कि जो वित्त मंत्री की प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक हो रही थी वो बैठक खत्म हो गई है और इसके बाद कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है, ये खबर हमारी बताई जा रही है। क्या ये आरबीआई गवर्नर को लेकर बैठक थी और उनके नाम की घोषणा जल्द हो सकती है? बिल्कुल, माना यह जा रहा है कि जो जितने भी की सेक्रेटरीज हैं वित्त मंत्रालय के, उन सभी के साथ प्रधानमंत्री कंसल्टेशन बैठक कर रहे थे, जिसमें नए आरबीआई गवर्नर के नाम का तय करना था। हालांकि वित्त मंत्रालय की तरफ से भी कोई बयान नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि नए आरबीआई गवर्नर का नाम आज कभी भी अनाउंस किया जा सकता है। क्या बोला आलोक? जो अटकलें लगाई जा रही थी उसमें अरविंद पनगड़िया और उर्जित पटेल, ये 2 नाम हैं जो कि
प्रोमिनेंट सबसे पहले आ रहे हैं। क्या आपके पास कुछ सूत्रों के हवाले खबर है किन के नाम सबसे पहले हो सकते हैं? पहला दावेदार देखिए, नामों पर जो है काफी अटकलें हो चुकी हैं, काफी कयास लगाए जा चुके हैं। लेकिन अगर फ्रंट रनर की बात करें तो सुबीर गोकर्ण का नाम था, राकेश मोहन का नाम था, इसके अलावा कई सारे और नाम भी थे। लेकिन अरविंद पनगड़िया पर जिस तरह से बात आई कि अरविंद पनगड़िया बन सकते हैं, लेकिन ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री अपनी तरफ से किस नाम पर मोहर लगाते हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय की जो लिस्ट थी उसमें कई सारे नाम थे, और अभी जो बैठक हुई है, बैठक के बाद देखना होगा कि किसका नाम यहाँ पर सामने आता है। थोड़ी देर के बाद उम्मीद की जा रही है कि इसका अनाउंसमेंट हो सकता है इस नए नाम का। जी, अब आलोक, इसके अलावा जो दूसरी अहम खबर है वो है जो कैबिनेट के फैसले आए हैं, इसमें एनबीसीसी का स्टेक सेल और आईटीआई भी है। लेकिन एनबीसीसी के स्टेक सेल के परसेंटेज को लेकर क्लैरिटी नहीं है सो फार। कितने परसेंट तक हिस्सा बिक्री हो सकती है? यहाँ तक सूत्र बता रहे हैं 15% की बात की जा रही है। 15% स्टेक सेल एनबीसीसी में बेचने की सरकार ने मंजूरी दी है, जो सूत्र बता रहे हैं। यहाँ पर कैबिनेट की बैठक हुई है और जाहिर सी बात है काफी बड़ा अमाउंट है और इससे सरकार को काफी रेवेन्यू आने की उम्मीद है। और दूसरी जो खबर है, ये आईटीआई का जो स्टेक सेल और आईटीआई का जो क्लोजर प्रपोजल था उसको सरकार ने मंजूरी दे दी है सूत्रों के मुताबिक, और साथ ही साथ जो उसके एसेट सेल करने थे उसके लिए भी मंजूरी यहाँ पर सीसीए ने दी है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इस पूरी खबर बातचीत करने के लिए। 3 अपडेट आलोक ने आपको दिए। पहला, एनबीसीसी में स्टेक सेल होगा, 15% की हिस्सेदारी बेची जाएगी, करीब 2200 करोड़ रुपए से सरकार को मिलने की उम्मीद है। दूसरा, आईटीआई की एसेट बिक्री और साथ साथ रिवाइवल को भी मंजूरी दी गई है। शेयर में रिएक्शन आपके सामने है, 14% के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है। और तीसरा, एक अहम बैठक जो कि चल रही थी वित्त मंत्री की नए गवर्नर को लेकर, सचिवों के साथ जो बैठक थी वो अब खत्म हो चुकी है और किसी भी समय यह आउटकम आ सकता है कि आरबीआई के नए गवर्नर कौन होने वाले हैं। तो बैंकिंग स्पेस के ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। नजर डाल लेते हैं किस तरह का मूव बैंकिंग स्पेस में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 0.5% के आसपास एक गिरावट है। आगे चल के नए गवर्नर किस तरह की पॉलिसीज ड्राफ्ट करते हैं, कैसे कामकाज करते हैं, वो जरूर अहम रहेगा। लेकिन बैंक्स मोर लेस अभी फ्लैटिश नोट पे कामकाज कर रहे हैं। एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, साथ साथ सिंडिकेट, पीएनबी, केनरा, सभी मोर लेस फ्लैटिश नोट पे। सिंडिकेट करीब 2% नीचे कामकाज कर रहा है। करीब 1/4% नीचे निफ्टी कामकाज कर रहा है, 17 के नीचे कामकाज करते हुए। आज बाजार में जो एक बाइंग है वो बाइंग है मेटल स्पेस के अंदर। मेटल पे आप अगर नजर डालें तो सेकेंड डे है, अल्कोआ के नंबर्स के बाद से लगातार इस पूरे स्पेस के अंदर मोमेंटम क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप फ्रंट लाइन में देखना चाहें, हिंडाल्को एक अच्छा परफॉर्मर रहा है, आज भी 0.5% ऊपर है, कल भी जोरदार तेजी थी। टाटा स्टील करीब 3.5% ऊपर है, वेदांता 4.5% ऊपर है, सेल करीब 1.25% ऊपर कामकाज कर रहा है। तो एक अच्छी तेजी मेटल स्पेस के अंदर है फ्रंट लाइन में। मिड कैप में देखना चाहें तो उत्तम गालवा जैसी कंपनियां, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग जैसी कंपनियों में भी कुछ एक बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ओवरऑल मेटल स्पेस जो है वो आज क्लियर कट परफॉर्मर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी, अब मनोज बताइए कौन से अगले दर्शक हैं? जी बिल्कुल, इनफैक्ट एक कॉलर है हमारे साथ में, उज्जवल फ्रॉम लखनऊ। इनका सवाल है सुमित एचसीसी पर 5000 और शेयर्स उनके पास में 22 और लेवल। सुमित, एचसीसी कितना बेटर बैट है एज ऑफ नाउ, और आपको क्या लगता है कि कितना करेक्ट स्ट्रेटजी होगा टू स्टे इन्वेस्टेड इन द स्टॉक टेक्निकल पर्सपेक्टिव में? देखिए, शॉर्ट टर्म में हमको जरूर है, एक बार पिछले कुछ दिनों से एक तेजी देखने को मिली है, बट मुझे कहीं ना कहीं स्टॉक में इतना दम नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। लुकिंग एट द मोमेंटम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऊपर में 27 से 28 रुपए तक जा सकता है। बट अगर इन्होंने पोजीशन होल्ड करनी है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैं इनको एक सजेस्ट कर देता हूँ, प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से 23 रुपए के आसपास का इनको रखना चाहिए। अगर उसके नीचे मार्केट आ जाता है या फिर एचसीसी वापस उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट हो जाता है तो ये वीक हो जाएगा। तो 23 रुपए के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सिर्फ इन्हीं क्लाइंट के लिए होल्ड की सलाह रहेगी, क्योंकि इनकी पोजीशन ऑलरेडी लोअर लेवल से ली हुई है और इनको प्रॉफिट भी हो रहा है। बाकी फ्रेश रिकमेंडेशन की सलाह नहीं है एचसीसी के ऊपर मेरी। ओवरऑल फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि एचसीसी में किसी ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जी, चलिए, इसके अलावा एक अहम खबर भी आई थी आज सुबह। खबर थी क्वालिटी लिमिटेड को लेकर, जहां पे केकेआर से कुछ फंड रेज कंपनी ने किया है। उससे बातचीत करने के बाद मैनेजमेंट ही मौजूद है। मिस्टर नवल शर्मा है, प्रेसिडेंट क्वालिटी लिमिटेड के। मिस्टर शर्मा नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कंग्रेचुलेशंस फॉर रेजिंग द फंड विद केकेआर। किस तरह से कंपनी इस रकम का इस्तेमाल करने वाली है और कब तक कंपनी के बुक्स में नंबर्स देखने को मिल सकते हैं? हाँ जी, तो कंपनी की एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है कि इन फंड्स को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा। अब जो की बकेट्स रहेंगी वो रहेंगी, नंबर 1 कैपेक्स में 2 सब बकेट्स होंगी। एक तो हम लोग प्लान कर रहे हैं अपना बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप करने के लिए, लाइक मिल्क चिलिंग सेंटर्स एंड ऑल दैट स्टफ, ये एक एस्पेक्ट रहेगा। दूसरा, अपनी प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशंस को रैंप करेंगे टू इंश्योर एंड बिल्ड द कैपेसिटी फॉर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो ये एक डायमेंशन हो गया। उसके अलावा देयर विल बी डेट कंसोलिडेशन आल्सो।
Okay. और उसके अलावा ब्रांड बिल्डिंग और आईटी और अदर रिलेटेड एरियाज में पैसा स्पेंड होगा। जी सर, एक जो आपने कहा कि डेट को ईज आउट किया जाएगा, कब तक कंपनी डेट को ईज आउट करेगी, किस क्वार्टर से इसका इंपैक्ट होगा और कितनी डेट को कंपनी सोर्स करेगी इस फंड के थ्रू? हमारा जो करंट डेट है दैट इज अराउंड 1300 करोड़। तो एज पर आर प्रोजेक्शंस विद केकेआर कमिंग ऑन बोर्ड, कोई डेट कोई बिग टाइम इंक्रीज नहीं होगा, राइट। प्लान यही रहेगा कि डेट बिग टाइम इंक्रीज ना हो। और इसके अलावा हमें ना डेट का इम्पैक्ट समझने के लिए एक थोड़ा सा हम इनसाइट लेंगे बिजनेस मॉडल के अंदर, ताकि आपको इसका इम्प्लीकेशन समझ में आ जाए। तो एट स्ट्रेटजी लेवल व्हाट वी हैव प्लान्ड इज वी आर मूविंग फ्रॉम B2B टू B2C। अब जैसे हम ये B2C की तरफ मूव कर रहे हैं, हेलो जी जी, तो जैसे हम B2C की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका सीधा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जैसे हम ये हाई मार्जिन वैल्यू एडिड प्रोडक्ट रोल आउट करेंगे, लाइक पनीर, चीज, टेट्रा पैक, फ्लेवर्ड मिल्क, हमारे ओवरऑल मार्जिन इंप्रूव होंगे, इंटरनल अक्रूवल्स इंप्रूव होंगे और डेट रिक्वायरमेंट विल गो डाउन। सो ये एक बड़ा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। अगर मैं 3 से 4 साल का होराइजन देखूं तो ये बड़ा सीधा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। Yeah. Sure, Mr. Sharma, with the liberalization of the foreign direct investment rules in this sector, और यहाँ पे लेके बहुत ज़्यादा competition भी है, और going forward brand building exercise as well as how well are you placed to tackle this competition going forward? Okay, see, let's now understand dairy as an industry. If you ask me, there is hardly any competition in dairy industry. I'll just share some numbers with you. It's a 6 lakh crore market, and what is the organized sector? Only 20%. With organized sector only being 20%, so there is enough room. अगर मैं कहूँ कि 10-20 बहुत बड़ी कंपनीज भी एंटर करती हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, इट विल बी गुड फॉर ऑल। सो ये सिचुएशन है। हमें जरूरत इस बात की है कि हर कंपनी जो है अपनी इंटरनल स्ट्रेटजी, अपनी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज के ऊपर फोकस करे और एक डायरेक्शन जो उसने डिसाइड की है होलिस्टिकली इसकी तरफ ग्रो करे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत है कॉम्पिटिशन को लेके, और भी प्लेयर्स आए, सभी के सभी फ्लरिश करेंगे, सभी के सभी सर्वाइव करेंगे। So I don't see any problems of our competition standpoint is concerned because there is enough room for everyone to coexist and flourish. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्मा आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, समय देने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए। क्वालिटी करीब 4% ऊपर कामकाज करते हुए 115-116 के स्तरों पर फिलहाल कामकाज कर रहा है। तो एक अच्छी खबर क्वालिटी में और तेजी देखने को मिल रही है। कुछ ही देर में RBI गवर्नर का नाम का ऐलान हो सकता है। एक अपडेट लगातार आ रहा है क्योंकि जो बैठक चल रही थी वित्त मंत्री और आर्थिक सचिवों के साथ, वो अब खत्म हो चुकी है। PM प्रधानमंत्री भी उसमें मौजूद थे और RBI का नाम, गवर्नर के नाम की जो घोषणा है वो कभी भी हो सकती है। लेकिन इस बीच NBCC पे एक बार नजर डालिए, करीब 3% ये शेयर और टूट गया है। यानी कि जिन लेवल से थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे वहां से 3% और टूटते हुए और अब दिन के निचले स्तरों पर आ चुका है। एक जोरदार बिकवाली, 8% नीचे शेयर कामकाज कर रहा है। स्टेक सेल की खबर का एक साफ तौर पर इंपैक्ट है क्योंकि लगातार तेजी देखी गई है। बाइंग ऑन रूमर और सेल ऑन न्यूज का भी एक इंपैक्ट है और दिन के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहा है। गौरव जैन हमारे साथ मौजूद है। गौरव, NBCC को लेकर आपकी राय क्या है? 15% स्टेक सेल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, दिन के निचले स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है, क्या करें? देखिए, जिन भी कंपनीज के बारे में अभी बात आ रही है स्टेक सेल की, सबसे बड़ा जो स्टेक है वो NBCC के अंदर ही है। ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। सो 2,200 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट देख रही है। हमने कंटिन्यूस बहुत अच्छा रनअप इस स्टॉक के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं और काफ़ी हाई PE मल्टीपल पे ये स्टॉक अभी भी चल रहा है। हमारे हिसाब से इवन फ्रॉम दीज लेवल थोड़ा सा और आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी के पास भी अगर ये स्टॉक है, एक बार तो एग्जिट करना चाहिए। श्योर, अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर सिंह फ्रॉम सिवान। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। जी सर, मेरे पास इलाहाबाद बैंक के शेयर है 383 के प्राइस पे। ओके जी सर, मेरा एक और क्वेश्चन था। जी बिल्कुल, आपको राय दिला दे। हाँ जी सर, कोल इंडिया मेरे पास शेयर है 900। ये इसका प्राइस है सर, कौन से लेवल पे आपकी परचेस प्राइस है कोल इंडिया पर? जी सर 250 तो 350 है सर। श्योर, आपको राय दिला दें। इनफैक्ट गौरव, वेरी क्विकली दो क्वेश्चंस इन्होंने पूछे। इनफैक्ट इलाहाबाद बैंक 84 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है एंड 79 इज द करंट मार्केट प्राइस, ऑल्दो द स्टॉक हैज रैलीड फ्रॉम 55 ऑड लेवल्स एंड इट इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 80। इलाहाबाद बैंक एंड सेकेंडली कोल इंडिया के शेयर्स हैं, उनके पास में 350 ऑड लेवल्स की उनकी परचेज प्राइस है। फंडामेंटली दोनों ही स्टॉक्स पर आपकी क्या राय है?
देखिए हमारे हिसाब से इलाहाबाद बैंक को आपको होल्ड करना चाहिए। 85 रुपीज़ के आसपास की आपकी जो परचेस प्राइस है, 90 रुपीज़ का एक शॉर्ट टर्म टारगेट हम देना चाहेंगे स्टॉक के अंदर। ऑलमोस्ट 0.5 के बुक वैल्यू के ऊपर स्टॉक अवेलेबल है और एक रनअप है, बट डेफिनेटली यहाँ से हमको ओवरऑल PSU जो पूरा पैक है उसके अंदर हमारे को एक रैली दिख रही है अभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आपको होल्ड करना चाहिए इलाहाबाद बैंक। एज फार एज कोल इंडिया इज कंसर्न, लॉन्ग टर्म स्टोरी कंपनी की बढ़िया है। आज 2020 तक कंपनी अपने आउटपुट को डबल करने के बारे में कोशिश कर रही है। चैलेंजेस हैं बीच के अंदर, पर आपको जिन लेवल्स पे आपने परचेज करा है हमारे हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए इन लेवल। उसके लिए आपको डेफिनेटली लॉस तो नहीं होगा इन स्टॉक के अंदर। इनफैक्ट 10% का यहाँ से अभी हम इमीडिएट जंप देख रहे हैं आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर। तो आपको राय दी गई है कोल इंडिया के संदर्भ में। बातचीत करने के लिए उज्ज्वल हमारे साथ, रादर उज्ज्वल से हम बातचीत कर भी चुके हैं। हमारे साथ प्रवीण सिंह है, सीवान से मौजूद हैं। सिंह साहब आप सुन पा रहे हैं? चलिए संपर्क नहीं पा रहा। फिरोज से बातचीत, इनफैक्ट SMS है फिरोज का। सिंटेक्स को लेकर सवाल पूछा गया है। 500 शेयर और 80 रुपए के भाव पे खरीदारी इनकी। सुमित, सिंटेक्स पे आप क्या राय रखते हैं? इस अगर मूव्स में आता हुआ दिखाई पड़ा है, कल के सत्र में भी एक अच्छी तेजी थी, आपकी राय क्या है? सिंटेक्स पे क्या कर सकते हैं? आई थिंक इमीडिएटली 85 के आसपास का इसका एक रेजिस्टेंस है। 200 DA में भी 85 या 86 लेवल्स के आसपास। अगर ये स्टॉक 85-86 का लेवल ब्रेक कर देता है तो ये स्टॉक के अंदर 10 से 15% की तेजी हमको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ये स्टॉक ऊपर में 95 से 100 के लेवल दिखाएगा। जब तक ये ऊपर में 85-86 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक ये रेंज में घूमेगा। नीचे में 75, ऊपर में 85-86। फिलहाल इस स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। स्ट्रक्चर कुछ इतना वीक नहीं दिख रहा है, इनफैक्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है। आई थिंक थोड़ा सा समय देंगे तो ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आ जाएगा और ऊपर में 95 से 100 के लेवल देखने को मिलेंगे। होल्ड की सलाह रहेगी। जी चलिए एक बड़ी गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से लेकर जी मनोज कुछ शेयर्स पहले देखने का एक बाइंग आई है उनमें। शोभा लिमिटेड रादर पहला नाम है, इसमें कुछ अभी भी सडन स्पाइक आया और इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, इन दोनों शेयरों में एक बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी है। शोभा लिमिटेड करीब 336 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है, 328 के स्तरों से मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। आप देख पा रहे हैं एक स्पाइक आया है, 11-11.5 रुपए ऊपर कामकाज कर रहा है। और इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग रादर हाई डेट कंपनी है, लेकिन इसमें कुछ बाइंग आई है। 3.5 से 4% तक का एक स्पाइक इसमें अभी भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। 20 रुपये 80 पैसे के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। 20 रुपये 30 पैसे से ये मूव इसमें आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक अच्छी तेजी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग में। अब देख पा रहे हैं दिन के ऊपरी स्तरों पर 7% ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा है। एक बाइंग यहाँ पर भी आई है। प्राची बुलंदशहर से हमारे साथ मौजूद है। प्राची जी नमस्कार। प्राची आप सुन पा रही हैं? हेलो जी प्राची जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी सर, मैं प्राची गोयल बोल रही हूँ। मेरे पास 1000 शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज की 1080 पर। और टाइम फ्रेम क्या रखते हैं आप इसमें? 2 से 3 महीने का समय और दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ओके गौरव, सवाल रिलायंस इंडस्ट्रीज पर है। 100 शेयर है, 1080 के भाव पे खरीदारी है। 1011 का मौजूदा स्तर है। नतीजे आने वाले शुक्रवार को और आज कुछ बाइंग भी है नतीजों ठीक पहले। आपकी राय क्या है? देखिए ओवरऑल हम मार्केट के अंदर अभी काफ़ी बुलिश हैं। आने वाले टाइम के अंदर कहते हैं मार्केट के अंदर और बढ़त हम देख रहे हैं, तो रिलायंस एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है उस सेगमेंट के अंदर। आपका जो परचेस प्राइस है अभी इतना रेट अभी इतना नीचे भी नहीं है कि वो वापस अटेन नहीं हो सकता है, तो आपको होल्ड करना चाहिए स्टॉक के अंदर। और आपने जो टाइम फ्रेम दिया है डेफिनेटली आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा।